हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के बारे में। और इसको मैं बिना देरी किए हुए शुरू करता हूँ। हम कवर करेंगे इस पूरे वीडियो को, मतलब पूरे इस जीएफआर के कंप्लीट लेक्चर को एक ही वीडियो में कवर करूँगा मैं, जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारा। ये एक मैराथन वीडियो होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो भी लेटेस्ट जनरल फाइनेंशियल रूल चल रहा है ये 2017 में बना गया था। इसमें कुछ अपडेशन की गई थी 2014 में, 21/7/2014 में। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डेट, याद रखना। ये 2017 में बनाया गया था। अभी लेटेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है बस। सभी चैप्टर्स की तरह इसका भी पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन बताता है कि 2017 में बनाया गया और मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन पे सब पे ये अप्लाई होता है, एक्सेप्ट कुछ मिनिस्ट्रीज हैं जैसे जो ये हैं अपना, मतलब जिन पे ये अप्लाई नहीं होता, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस। इसके बाद इसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। एक देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एप्रोप्रिएशन के बारे में। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जैसे कोई स्पेसिफिक फंड अलॉट किया जाता है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, इसको बनाने के लिए 50 करोड़ अलॉट किए गए हैं, असाइन किए गए हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये 50 करोड़ जो फंड है इसे असाइंड फंड कहेंगे। मतलब ये क्या होगा, एक एप्रोप्रिएशन होगा कि इसको बनाने के लिए जो पैसा अलॉट किया गया है। अब इसमें एक आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ट्रेजरी है, ये मतलब खजाना है ये। इसी में सारा पैसा, जितने भी टैक्स कलेक्शन होता है या जितने भी जहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार का, वो सारा पैसा इसी फंड में जमा होता है। ये आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में आता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसी तरह सेम आता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, इमरजेंसी फंड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी जाती है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर वो एमटीएस हो। प्रेसिडेंट से लेके एमटीएस की सारी सैलरी, पेंशन या जितने भी उनको बेनिफिट दिए जाते हैं फाइनेंशियली, वो कहाँ से कवर किए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कवर किए जाते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो तो उनका स्टेट गवर्नमेंट का अलग से स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, अलग अलग स्टेट का। सेम इसी तरह होता है कंटिजेंसी फंड। ये एक इमरजेंसी फंड होता है। अगर इसमें पैसे कहाँ से डाले जाते हैं कंटिजेंसी फंड में, इसमें डाले जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड से ही पैसे डाला जाता है। और जैसे मान लीजिए अभी 30,000 करोड़ इसकी लिमिट है। 30,000 करोड़ लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो मान लीजिए इस 30,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ निकाल लिया गया, तो इसको यूज किया गया कहीं, बाद में इसको फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही कवर कर दिया जाएगा। इसको देने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में। ये आर्टिकल 267 के क्लॉज 1 में आता है आर्टिकल। ये थोड़ा जानने के लिए ज़रूरत है इसमें, मतलब इन दोनों के बारे में टर्मिनोलॉजीज़ की। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक डेफिनेशन दी गई है कैपेक्स मॉडल की। ये क्या होता है कि कैपेक्स जो मॉडल होता है, मतलब इसमें क्या होता है, बायर को जो है, मान लीजिए कोई बायर है, वो गुड्स को परचेज़ करता है। वो किस मॉडल से करता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसे कहते हैं कैपेक्स मॉडल होता है। ऐसे इसमें मतलब वारंटी है, जो मतलब अदर जो पीरियड है, मतलब जैसे 2 साल के लिए किसी ने कोई गुड्स दिया है तो इसकी 2 साल के लिए वारंटी दी गई है। किसी के तहत अगर कोई दिक्कत आती है तो ये ठीक करेगा, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसे कहते हैं कैपेक्स मॉडल। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें याद रखना कि प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड कहाँ से किया जाता है, कैपेक्स मॉडल से होता है। इसी तरह सेम होता है एक ओपेक्स मॉडल। ओपेक्स मॉडल के तहत हमें जो सेलर होता है वो गुड्स को प्रोवाइड करता है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद इसमें चैप्टर नंबर 3 है बजट फार्मूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसमें ज़्यादा नहीं देखना है हमें, बस केवल देखना है फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक लागू होता है। फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से लेके और कब तक रहता है, 31st डे, मतलब 31st ऑफ मार्च तक रहता है। और बजट कितने टाइप का होता है, बजट 4 टाइप का होता है। ये भी इतना ज़्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट कि इसको याद रखना बस। बजट क्या होता है, इसे आर्टिकल 112 के तहत रखा गया है। अब इसमें हम देखेंगे जो है वर्क्स के बारे में। चैप्टर नंबर 5 आता है, इसका चैप्टर भी याद रखना कि चैप्टर नंबर 5 में क्या है, वर्क्स है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो मतलब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ही आपका इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना ज़रूरी नहीं है हमें याद करना, ना उसके बारे में इतना पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, टॉपिक भी काफ़ी है इसमें। तो अभी चैप्टर नंबर 5 को कवर करते हैं।
वर्क्स में सबसे पहले डिफिनेशन दी गई है ओरिजिनल वर्क्स की। पहले देखते हैं वर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं। वर्क्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हो गया ओरिजिनल वर्क्स, नंबर 2 हो गया नंबर 2 होता है माइनर वर्क्स, और नंबर 3 होता है रिपेयर वर्क्स होता है। तो ये 3 टाइप्स के वर्क्स होते हैं। पहले देखते हैं हम ओरिजिनल वर्क्स के बारे में। ओरिजिनल वर्क्स क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई यहाँ से ऐसे रोड है, ये ऐसे रोड है, ये यहाँ पे एक पुल बना दिया गया। ऐसे सपोज कर लिए ये एक पुल है, ये हो गया एक ओरिजिनल वर्क्स। यहाँ पे न्यू कैपिटल ऐड की जा रही है, मतलब एकदम से नया कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। मान लीजिए ये कोई ऐसे खाली प्लॉट है, यहाँ पे हमने बिल्डिंग बना दिया ऐसे ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक ओरिजिनल वर्क्स हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम नई चीज़ों को ऐड करेंगे। अब आता है माइनर वर्क्स की डिफिनेशन देखते हैं। माइनर वर्क्स में क्या होता है कि कोई मान लीजिए ये कोई रोड है, इस पे ऐसे मान लीजिए ये ऐसे पुलिया बनी है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कोई कैपिटल को ऐड करेंगे, मतलब इसमें लाइटिंग लगा दी यहाँ पे ऐसे ऐसे और चारों तरफ से, और इसको थोड़ा और डिजाइनिंग दे दी बढ़िया, और इसमें ऐसे तार लगा के ऐसे कर दिया पुल बढ़िया, और मतलब डिज़ाइन कर दिया इसका। तो ये क्या हो गया, कैपिटल इसमें और ऐड कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए पब्लिक टॉयलेट्स बना दिया, तो ये सब क्या हो गया कि एक कैपिटल ऐड हो रहा है इसमें। तो पब्लिक टॉयलेट बनाना एक ओरिजिनल वर्क्स हो जाएगा, पर इसमें मान लीजिए कोई कैपिटल ऐड कर रहे हैं, जैसे पेंटिंग कर दी इस पुल की मान लीजिए, या एक कोई बिल्डिंग है इसकी हमने पेंटिंग कर दी, या फिर इसमें हमने क्या कर दिया, रिपेयरिंग कर दिया। जैसे रिपेयरिंग नहीं, मतलब ऐसे इसमें क्या कर दिया, पेंटिंग कर दी, इसकी वायरिंग कर दिया, इसमें पंखे लगा दिए, खिड़की लगवा दिया, दरवाज़ा लगवा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर वर्क्स हो जाएगा। माइनर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, माइनर कोई वर्क्स कर रहे हैं, इसमें कैपिटल ऐड कर रहे हैं। इसकी जो मतलब ओरिजिनल वर्क है उसका, मान लीजिए पहले ये कोई बिल्डिंग बनाई गई, ऐसे कोई बिल्डिंग बनाई गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर कैपिटल ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस बिल्डिंग की कीमत में और इजाफा हो जाएगा। मतलब ये पहले जो सस्ती बिकने वाली थी अभी और महंगी बिकेगी। पहले खंडर बिल्डिंग थी, इसके पेंट करा दिया, वॉल पुट्टी कर दिया, पेंट कर दिया, और क्या कर दिया, वायरिंग कर दी, और अच्छे से डेकोरेशन कर दिया, खिड़की लगा दिया, दरवाज़ा लगा दिया। तो अभी इसमें कैपिटल ऐड कर दिया तो इसकी वैल्यू तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो अभी क्या होती है, इसमें कैपिटल ऐड करने पर वैल्यू बढ़ जाती है। अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा, आता है रिपेयर वर्क्स आता है। रिपेयर में जैसे नाम से ही पता चल रहा है रिपेयर करना है। मान लीजिए कि वही पुल का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये पुल है, ये इसमें कहीं कोई टूट फूट हो गई, यहाँ पे मान लीजिए साइड टूट गया है तो इसको रिपेयर कर देना। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है ऐसे, यहाँ पे प्लास्टर झड़ने लग गया इसका, तो इसको रिपेयर कर देना। खिड़की टूट गई, खिड़की को रिपेयर कर देना। तार में कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, तार जल गया, तो तार को दोबारा रिप्लेस करके नया रिपेयर कर देना। तो ये सब चीज़ें आ जाती है रिपेयर वर्क्स में। अब आता है एग्जीक्यूशन फॉर रिपेयर ऑफ वर्क्स। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को रिपेयर करना है तो उसमें क्या मतलब कितना पैसा लगेगा और किस हिसाब से वो होगा। रिपेयर करने के लिए कंडीशन दी गई है इसमें, रूल नंबर 133 के क्लॉज 1 में दी गई है कि अगर 60 लाख से या 60 लाख तक या 60 लाख से कम का अगर बजट है रिपेयर करने के लिए, तो उसको क्या करेगा कि जो डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है वो अपने डिस्क्रिशन पे वो डायरेक्टली करवा सकते हैं। और यदि जो रिपेयर वर्क है 60 लाख से ज़्यादा का है तो उसमें क्या करेगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हुआ, CPWD हुआ या PSU हुआ, इनको इन्वॉल्व किया जाएगा, इनको टेंडर दिया जाएगा काम करने के लिए। तो ये याद रखना, ये लिमिट 60 लाख से ज़्यादा है अगर, तो क्या होगा कि PSU या मतलब CPWD, SPWD, MES हुआ, BRO हुआ या एनी PSU हुआ सेंट्रल या स्टेट का, इनको दिया जाएगा। और इनके बीच क्या होगा, एक MOU साइन होगा, उसी के तहत ये लोग काम करेंगे। कब करेंगे, जब 60 लाख से ज़्यादा का वर्क होगा। 60 लाख से कम है तो मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट क्या करेगा, अपने डिस्क्रिप्शन पे डायरेक्टली किसी को दे सकता है रिपेयर वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखते हैं कोई भी मतलब जैसे ओरिजिनल वर्क कराना है, माइनर वर्क कराना है या रिपेयर वर्क कराना है, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम, उसके एग्जीक्यूशन के लिए क्या प्रोसीजर है,
कैसे उसको फॉलो करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स देखेंगे इसमें। इसको मैं ऐसे ही रफली बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होगा कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए रफ एस्टीमेट बनता है, रफ एस्टीमेट बनेगा। उसके बाद क्या होता है, उस रफ एस्टीमेट को एडमिन अप्रूवल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए होती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया, यहाँ पे पैसे फाइनेंस नहीं हुए हैं, याद रखना यहाँ पे क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला है केवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने के बाद एक्सपेंडिचर, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर है वो अप्रूव्ड हुआ। उसके बाद क्या होगा कि डिटेल्ड डिज़ाइन उसका या एस्टीमेट होगा, डिटेल्ड उसका डिज़ाइन बनेगा या एस्टीमेट बनेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, टेंडर पास होगा। उसके बाद टेंडर प्रोसेस होगी, टेंडर पास होगा। उसके बाद वर्क ऑर्डर दिया जाएगा, जिस भी कंपनी को टेंडर मिलता है उसको वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। अब काम वर्क ऑर्डर देने के लिए हमें टेंडर कितने तरीके से पास करना होता है ये हम देखते हैं, और इसकी लिमिट्स क्या क्या है। सॉरी, गलती से वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था, एक बार फिर से देख लेता हूँ स्टार्टिंग से। कि जितने भी ऐसे ये होते हैं ओपन टेंडर होते हैं, वो 10 लाख टू 60 लाख होगा। उसके मतलब पहले 10 लाख से कम के लिए क्या होगा, लिमिटेड टेंडर होगा। मान लीजिए कि किसी वर्क्स की एक्सपेंडिचर आ रहा है 10 लाख या इससे कम आ रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, 10 लाख से कम के लिए होगा लिमिटेड टेंडर होगा, LTE, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी होती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट या मतलब मिनिस्ट्री के पास कुछ टेंडर्स की लिस्ट होती है, वो उनको अलॉट कर देंगे जो सबसे कम रेट में सबसे अच्छी चीज़, मतलब L1 में क्वालिटी अच्छी देगा, हमें लोवेस्ट रेट में अच्छी क्वालिटी दे रहा है, उसको हम टेंडर अलॉट कर देते हैं। तो इसमें लिमिटेड टेंडर में क्या होता है, ऑलरेडी हमारे पास एक लिस्ट होती है, उसी के तहत हम टेंडर अलॉट कर देते हैं। और लिमिटेड टेंडर किसके लिए कॉल किया जाएगा, जब वर्क्स की वैल्यू 10 लाख से कम है। 10 लाख से ज़्यादा है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 10 लाख से लेके 60 लाख तक है वैल्यू, तो क्या होगा, ओपन टेंडर को कॉल किया जाएगा। इसमें ओपन टेंडर को कॉल किया जाएगा। ओपन टेंडर में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जैसे न्यूज़पेपर में या नोटिफिकेशन वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया गया, इसमें एडवर्टाइज कर दी जाती है। और इसमें बहुत सारे मेंबर्स को कॉल किया जाता है, मतलब मेंबर्स अपने आप ही आते हैं एडवर्टाइज करने के बाद। और इसमें भी वही देखा जाता है कि जो सबसे लोवेस्ट बिड लगाएगा, सबसे कम पैसों में हमें सबसे बेटर काम करके देगा, उसे हम सेलेक्ट करते हैं। अगर बजट 60 लाख से भी ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम, तब होता है कि CPWD को देना, मतलब PWD सेंट्रल या स्टेट का हो, किसी का भी उसको देना, या फिर PSU को देना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को देना काम कराने के लिए, या अदर जो सेंट्रलाइज बॉडी हैं स्टेट के बॉडी, इनको देना काम कराने के लिए, जैसे MES हुआ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हुआ, BRO हुआ, इनको देना, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिनके लिए BRO लागू होता है वो दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं 60 लाख से ज़्यादा के लिए। तो एक बार इसकी लिमिट रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि अगर वैल्यू 10 लाख से कम है तो हम लिमिटेड टेंडर देंगे, इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट होती है। 10 लाख से लेके अगर 60 लाख तक है तो हम ओपन टेंडर करेंगे, OT। और इसमें क्या होती है कि हम एडवर्टाइज़ करते हैं न्यूज़पेपर में और नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हैं, वहाँ से बहुत सारे हमारे पास क्या आते हैं, टेंडर वाले, मतलब बहुत सारे ऐसे ठेकेदार जो टेंडर वाले होते हैं वो आते हैं, और उनमें से हम लोवेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। और अगर लिमिट 60 लाख से ज़्यादा की है तो हम क्या करेंगे, CPWD या PWD को टेंडर देंगे। अब एक चीज़ और होती है इसमें, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट होता है, मतलब अगर कोई वर्क असाइन कर दिया गया है तो इसमें रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट होगा। रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट किस लिए होता है कि जो भी मतलब वर्क है, अगर वो 100 करोड़ से ज़्यादा का है, उसकी कॉस्ट है 100 करोड़ से ज़्यादा के लिए, तो उसमें रिव्यू ऑफ वर्क बनाया जाएगा। इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, एडमिन होगा, एडमिन डिपार्टमेंट का मेंबर होगा कोई, फाइनेंस डिपार्टमेंट का होगा, और जो एग्जीक्यूट एजेंसी, मतलब जो एग्जीक्यूट काम को करा रही है, उसका एक मेंबर होगा। तो टोटल मेंबर होते हैं इसमें 3। इनके पास पावर होती है अप्रॉक्स 10%, मतलब जो मनी होती है इसको वेरिएशन करने के लिए, जैसे कम या ज़्यादा करने के लिए ये कर सकते हैं इसको,
कितना 10% कर सकते हैं ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम जैसे कोई गुड्स है या फिर सर्विस को प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं, तो उसके हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ गुड्स, देखेंगे गुड्स क्या क्या होता है, मतलब किस किस किन चीज़ों को गुड्स में कैटेगराइज किया गया है। तो नंबर 1 टेंजिबल आइटम, टेंजिबल आइटम जिनको हम छू सकते हैं। दूसरा चीज़ इंटेंजिबल आइटम जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर हुआ, पेटेंट हुआ, ये सब चीज़ें हुई। और तीसरा चीज़ क्या हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मतलब जो उसकी किसी आइटम को ट्रांसपोर्ट करने में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है वो भी गुड्स के अंदर ही कंसीडर की जाएगी। और क्या होगा, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी। जो मान लीजिए कोई एसी इंस्टॉल करानी है, उसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ रही है वो भी किस में आएगी, गुड्स के ही डेफिनेशन में आएगी। उसके लिए अलग से फंड पास नहीं होगा, गुड्स में ही कंसीडर करके फंड पास किया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं गुड्स में क्या चीज़ें कंसीडर नहीं की जाएंगी। तो इसमें जैसे जितने भी लाइब्रेरी आइटम्स होते हैं वो कंसीडर गुड्स में नहीं किए जाते हैं। जैसे हुआ क्या अपना एक ये बुक्स हो गई, और ये हो गया पब्लिकेशन आइटम हुआ, जैसे पेंसिल, रबर कटर, ये सब चीज़ें हुई, ये उसमें गुड्स के अंदर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। और लाइब्रेरी आइटम्स हुआ, तो ये भी गुड्स के अंदर कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा इसको। अभी नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसको याद रखना चाहिए हमें। जैसे रूल नंबर 149 हुआ। रूल नंबर 149 किससे रिलेटेड है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम। हमारा गवर्नमेंट का रूल होता है, जितने भी मतलब परचेज की जाते हैं, जितने भी आइटम परचेज किए जाते हैं, अगर जेम मार्केट पे, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये, यहाँ पे आइटम अवेलेबल है तो वहीं से प्रोक्योर किया जाएगा। और इसके प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, जेम का फुल फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता है जेम का फुल फॉर्म। और इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, जेम एसपीवी होती है, स्पेशल पर्पज व्हीकल होता है। पहले DGS&D करता था, डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल, पर अभी कौन करता है इसको, होस्ट कौन करता है अभी, स्पेशल पर्पज व्हीकल नाम है उसका, वो करती है जेम एसपीवी। यही जो इसमें मतलब सर्टिफाइड क्रीडेंशियल ऑफ सप्लायर की लिस्ट भी यही रखती है, और इन्हीं यही लाइसेंस देती है जो सप्लायर है उनको। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि सप्लायर की क्रीडेंशियल कौन चेक करता है, तो कौन चेक करता है इसको, जेम एसपीवी करती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। लेकिन अगर कहा जाए कि जो गुड्स का मतलब कॉस्ट है, मतलब गुड्स के जो प्रोक्योरिंग रेट है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो जो प्रोक्योर कर रहा है, प्रोक्योरिंग अथॉरिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जेम एसपीवी की नहीं होगी। यानी कि रेट से रिलेटेड जो भी मतलब चीज़ें होंगी वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो बायर की होगी, ना कि जेम एसपीवी की, स्पेशल पर्पस व्हीकल की नहीं होगी। अभी हम कुछ लिमिट्स देखेंगे जब हम जेम के थ्रू प्रोक्योर कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई आइटम जेम पे अवेलेबल है तो हम जेम के थ्रू ही प्रोक्योर करेंगे। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या जो भी मतलब डिपार्टमेंट्स है वो कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, जेम के थ्रू ही प्रोक्योर करेंगे। और उसकी क्या लिमिट होती है, अगर मान लीजिए 50,000 से कम का है कोई आइटम, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें कोई भी बिड करने के लिए आवश्यकता नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी टेंडर या बिड की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब नहीं है, जब उस आइटम की कॉस्ट क्या है, 50,000 से कम है। अगर जेम की, अगर मान लीजिए इसकी आइटम की लिमिट या कोई भी मतलब हम कुछ खरीदना चाहते हैं, उसकी लिमिट क्या है, 50,000 से 10 लाख के बीच में है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो रजिस्टर्ड सप्लायर होंगे उनमें से 3 को सिलेक्ट करेंगे, और उनमें से जो लोवेस्ट हमें देगा L1, मतलब सबसे लोवेस्ट देगा, उसको, उससे हम परचेज़ करेंगे आइटम को। तो ये क्या लिमिट है, 50,000 से 10 लाख इसकी लिमिट है। और इसमें क्या करेंगे हम, लोवेस्ट मतलब मिनिमम 3 होने चाहिए, 3 से भी ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, 4, 5, 6 जितने भी हैं वो रजिस्टर्ड सप्लायर होंगे, और उनसे क्या करेंगे हम,
उनसे हम जो सबसे लोवेस्ट रेट पे L1 पे देगा उससे से हम परचेज़ करेंगे आइटम को। अगर आइटम की कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा फिर बिड मस्ट हो जाती है इसमें। अगर 10 लाख से ज़्यादा का उसका प्राइस है तो मतलब हमें 10 से ज़्यादा की परचेजिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑक्शन को एम्प्लॉय करेंगे इसमें। ये रिवर्स ऑक्शन टूल को एम्प्लॉय करेंगे इसमें एक टाइप से। और इसमें क्या होगी, ऑनलाइन बिडिंग होती है, मतलब हम ऑनलाइन ही जिन पे जो अवेलेबल है इनसे हम परचेज़ करेंगे। तो इसमें रिवर्स ऑक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं ऐसे। और इसमें बहुत सारे मतलब जो सप्लायर हैं उनके देखते हैं और इनसे रिवर्स ऑक्शन का ये मतलब होता है कि जैसे गवर्नमेंट के पास कोई चीज़ सेल करने के लिए है तो उसको हम उनको देंगे तो हम क्या करेंगे, H1 पे देंगे, मतलब हाईएस्ट कॉस्ट पे जो सेलिंग प्राइस है हाईएस्ट पे देंगे और L1 पे खरीदेंगे, मतलब लोएस्ट पे खरीदेंगे उनसे। तो ये चीज़ याद रखना, अगर एबव 10 लाख है तो रिवर्स ऑक्शन टूल को एम्प्लॉय किया जाएगा इसमें। अब आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर। रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लाई का रजिस्ट्रेशन कौन करती है, जेम SPV करती है। और SPV के साथ साथ इसमें मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट भी किसी भी सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर मतलब इनके पास ज़्यादा ही पावर है जेम SPV से। रजिस्ट्रेशन करते टाइम हमें क्या देखनी है, क्रेडेंशियल में देखना है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी देखनी है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम देखना है और पास्ट परफॉर्मेंस भी इसमें देखनी है हमें, आफ्टर सेल सर्विस भी देखनी है और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखना है इसका। जो भी मतलब सप्लायर है उसका ये चीज़ें हम चेक करते हैं। और रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो रजिस्ट्रेशन का पीरियड होता है 1 से 3 साल तक। मतलब जो रजिस्टर्ड सप्लायर हैं वो 1 से लेकर 3 साल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्टर करवाने के बाद इनको क्या होगा, बिड सिक्योरिटी देने से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, मतलब दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बिड सिक्योरिटी, वो बिड सिक्योरिटी नहीं देंगे। अब आता है डिपार्टमेंट ऑफ बिडिंग, डिपार्टमेंट फ्रॉम बिडिंग। डिपार्टमेंट अगर कोई बिडर है ऑफेंस करता है जैसे अंडर करप्शन के अंतर्गत, तो उसे इस केस में उसे मैक्सिमम 3 ईयर के लिए डिबार किया जाएगा। और अगर अदर केसेस है जैसे कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है तो उसको 2 ईयर के लिए डिबार किया जा सकता है। तो 2 ईयर फ्रॉम, अगर वो क्या करता है कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करता है तो 2 ईयर है। और अगर करप्शन करता है तो 3 ईयर है। करप्शन के केसेस में 1 ईयर ज़्यादा है। तो इन दोनों को एक बार फिर से देख लेते हैं। जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी होगी उसमें क्या होगा कि न्यूज़पेपर या कहीं और एडवर्टाइज किया जाएगा, जैसे नाम से ही है इसमें। दूसरा होता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में क्या होती है, हमारे पास एक लिस्ट होती है और यह ओपन टेंडर इंक्वायरी की तरह नहीं होती है। इसके बाद थर्ड है 2 स्टेज बिडिंग। जैसे इसमें नाम से ही है 2 स्टेज बिडिंग, तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है इसमें, फर्स्ट स्टेज में इसमें की जाती है टेक्निकल, इसकी किसी भी चीज़ की टेक्निकलिटी चेक की जाती है, टेक्निकल होती है इसमें। सेकंड स्टेज में फाइनेंशियली देखी जाती है उसको, फाइनेंशियल चेक किया जाएगा। तो पहले टेक्निकल में क्या देखेंगे कि जो हमारा मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं। अगर फुलफ़िल कर रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है तो हम उसमें फिर देखेंगे फाइनेंशियली उसको। फाइनेंशियली में क्या फॉलो करेंगे, L1। ऑलवेज ये रिमेंबर रखना, लोवेस्ट प्राइस को परचेज करने के लिए फॉलो करेंगे। अभी हो गया 2 स्टेज बिडिंग। उसके बाद सिंगल टेंडर इंक्वायरी होती है। सिंगल टेंडर इंक्वायरी कहाँ की जाती है, मान लीजिए किसी भी ऐसी मतलब कोई ऐसी चीज़ प्रोडक्ट है जो हाईली मतलब जैसे जिसको हम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वो बहुत ही टेक्निकल प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए उसके सप्लायर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम उससे क्या करेंगे, सिंगल टेंडर इंक्वायरी जो हमारे पास है, मतलब सिंगल टेंडर इंक्वायरी से ही उसको परचेज़ कर लेंगे। ये ज़्यादा टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास अभी ऐसे मान लीजिए मोटरोला का फ़ोन है, या मेरे पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, तो मैं इसमें जो डाटा डालूँगा वो मतलब या जो सॉफ्टवेयर डालूँगा वो भी एंड्रॉयड ही होना चाहिए, एंड्रॉयड के लिए कैपेबल होना चाहिए। ना कि मैं डिफरेंट iOS से या फिर
एप्पल से या मतलब अदर कंपनी से मैं सॉफ्टवेयर लेके इसमें इंस्टॉल करने के लिए नहीं जाऊँगा। मैं कहाँ करूँगा, सिंगल सोर्स से करूँगा, जो कि एंड्रॉयड होगा और उसी को मैं इंस्टॉल करूँगा जो मेरे फ़ोन मतलब इसमें फंक्शनेबल होगा। सेम इसी तरह लैपटॉप हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंप्यूटर होते हैं, वो भी किसी पेटेंट को या किसी पेटेंट को क्या मतलब ऐसे कोई सॉफ्टवेयर या ऐसे कोई चीज़ें हुई जिसके लिए सप्लायर बहुत ही लिमिटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिंगल टेंडर इंक्वायरी करते हैं वहाँ से।